हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। सीएनए शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 से है। क्वेश्चन कहता है, सेंट्रलाइज्ड सोवरेन डज वेल टू फेस एन एक्सटर्नल थ्रेट बट ही डज नॉट फंक्शन वेल व्हेन द चैलेंजेस अगेंस्ट एन इनविजिबल थ्रेट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। मतलब केंद्रीकृत संप्रभु एक बाहरी खतरे का सामना करने के लिए अच्छी तरह से करता है, लेकिन जब भारत जैसे देश के लिए यह खतरा एक अदृश्य खतरे के खिलाफ हो तो वह अच्छी तरह से काम नहीं करता है। तो इस बारे में हमें टिप्पणी करनी है। कमेंट और लिखना था इधर, कमेंट, ठीक है। तो टिप्पणी करनी है इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वाइटल दैट यूएसए सीमेंट्स इट्स टाइज विद इंडिया टू एम्पलीफाई प्रेशर ऑन चाइना टू काउंटर चाइनाज स्ट्रैटेजिक एम्बिशन। मतलब चाइना की जो स्ट्रैटेजिक एम्बिशन है उसको कम करने के लिए यूएसए को अपनी जो कड़ियाँ हैं वो भारत के साथ मजबूत बनानी होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे दो अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आर्टिकल देखना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन। अब इस आर्टिकल में से ना पहला पैराग्राफ कुछ नहीं पढ़ना है हमें, सेकंड पैराग्राफ का सेकंड वाला जो पैराग्राफ है वो भी नहीं पढ़ना, थर्ड पैराग्राफ से हमें देखना है। तो इवन जब आप इसको रीड कर रहे हैं तब भी थर्ड पैराग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के दो पैराग्राफ्स इतना भूमिका बना रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की गई है कि जब हमने मतलब एज अ सोसाइटी जब हमने शुरुआत की थी तो पहले सब अकेले अकेले रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे अकेले रहते थे तो सबको अपना फ्री विल था, जो चाहते थे वो कर पाते थे। बट हमने ये महसूस किया अपने ग्रोथ में, अपने इवोल्यूशन में हमने ये महसूस किया कि अकेले रहने से हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अकेले रहने से हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होती। इसलिए हमने एज अ सोसाइटी, मतलब ह्यूमन बींग्स ने साथ साथ मिलकर रहना, एज अ सोसाइटी ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। अब जब ग्रुप में रहते हैं तो हमारे जो राइट्स होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं। मतलब हमारे पास फुल राइट्स नहीं होते, क्योंकि हमें जो है दूसरों को भी देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब फिर एक कोई बंदा होता है जो हमारे ऊपर हमारी जो है रक्षा करता है, सिक्योरिटी या सोसाइटी में जो है ऑर्डर को मेंटेन करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो शुरुआत में जब सोसाइटी शुरू हुई थी उस वक्त ये जो पावर थी वो सोवरेन के हाथ में होती थी, एम्परर के हाथ में होती थी। और ये जो सोवरेन होता था इसने अपनी जो पावर को डिराइव कर रखा था, ये मतलब कहता था कि इसको सोवरेन जो है गॉड ने चूज किया, ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव हम सोवरेन को एक्सेप्ट करते थे एज अ सोसाइटी और उसकी बातों को मानते थे और हमने अपने राइट्स वगैरह उसके हाथ में दिए हुए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें आज के टाइम में, तो आज के टाइम में डेमोक्रेसी में सोवरेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट फिर भी हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमने अपने जो इंडिविजुअल राइट्स हैं कलेक्टिवली वो जो है थोड़े बहुत गिव अप किए हुए हैं सोवरेन के हाथ में। और आप जो सोवरेन है उसको हम इलेक्ट करते हैं। तो जब हम वोट कर रहे होते हैं उस वक्त हम अपने कुछ पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में डाल देते हैं। तो ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पे हमने जो है विलिंगली अपने कुछ राइट्स गिव अप किए हैं जिससे कि हमें जो है प्रोटेक्शन मिल सके एक सोवरेन पावर का। और इसी को जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कुछ प्रोपाउंडर्स हैं जैसे कि हॉब्स हो गए, रूसो हो गए। इन्होंने जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है और इन्होंने बताया है कि किस तरह से लोग जो है एक सोसाइटी में अपने राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स को गिव अप कर देते हैं, थोड़े से राइट्स जो है दे देते हैं सोवरेन पावर को। और ये सोवरेन पावर जो है इन राइट्स को लेती है और पावर और अथॉरिटी विल्ड करती है जिससे कि सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट किया जा सके, सोसाइटी में सिक्योरिटी वगैरह क्रिएट की जा सके। तो हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। पहला एग्रीमेंट ये होता है कि लोग जो है एग्री करते हैं सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना कलेक्टिवली, और जब वो सोसाइटी को एस्टैब्लिश करते हैं तो वो कलेक्टिवली और रेसिप्रोकली रिनाउंस कर देते हैं अपने राइट्स जो उनके पास एक दूसरे के अगेंस्ट थे। मतलब मेरे पास हक है ना, मैं किसी को चांटा मार के आऊँ, तो दूसरे के पास भी हक है कि वो मेरे को चांटा मारे। अब हम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो तो हम एक सोसाइटी में रहने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एग्री करते हैं कि हमें एक सोसाइटी में रहना है। तो इसीलिए हम कलेक्टिवली और रेसिप्रोकली अपने जो राइट्स हैं एक दूसरे के खिलाफ उनको गिव अप कर देते हैं जिससे कि हमारा जो अनब्रिडल नेचर ना हो, बिना रोकथाम का नेचर ना हो। तो हम एक सोसाइटी में जो अपने एक्शंस हैं वो माइंड करके चलते हैं, अपने सोसाइटी में अपने एक्शंस को जो है थोड़ा सा सोसाइटी के अनुसार ढाल के चलते हैं। जो हम चाहते हैं वो नहीं करते क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये पहला एग्रीमेंट हो गया जहाँ पे हमने अपने राइट्स को सोशल कॉन्टेक्ट
टेक्स्ट में थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है, अपने थोड़े से राइट जो हैं, अनब्रिडल नेचर के जो राइट हैं, हमारे जो एकदम असीमित जो राइट्स हैं, उनको हमने गिव अप कर दिया है एक दूसरे के अगेंस्ट, जिससे कि हम म्यूचुअली पीसफुल सिचुएशन में एक सोसाइटी में रह सकें। दूसरा जो एग्रीमेंट हम करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो है कि हम जो है एज अ सोसाइटी कॉमन लॉज को जो है के अंडर रहने में के लिए एग्री करते हैं, और फिर उन कॉमन लॉज को एनफोर्स कराने के लिए, जस्टली एनफोर्स कराने के लिए भी एग्री करते हैं। तो दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम सभी लोग कॉमन लॉज के अंदर रहेंगे, और ये कॉमन लॉज जो है जस्टली एप्लीकेबल होंगी इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जहाँ पे एक सोसाइटी है। अब पावर का कंसोलिडेशन, फिर ये जो हमने पावर दे दी, तो पावर हमने दी किसको? ये हमें गवर्न करने की पावर, कॉमन लॉज की बात कर रहे हैं ना, तो कॉमन लॉज को कोई गवर्न करेगा, तो गवर्न करने की पावर हमने मॉडर्न सोसाइटीज़ में 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दी है, जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को। ये जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके पास पावर डिवाइडेड होती है, जिससे कि ये एक दूसरे को के जो भी एक्शंस हैं उनको चेक और बैलेंस कर सकें, तो इसी को हम चेक्स एंड बैलेंस की थ्योरी कहते हैं। तो इन डेमोक्रेसी में जब हम वोट करने जाते हैं, तो हम जो है अपने पावर्स और अथॉरिटीज़ को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और जब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं, तो ये जो है विल ऑफ पीपल के अनुसार चुन के आते हैं। इनके जो एक्शंस होते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है विल ऑफ पीपल को एनफोर्स कर रहे हैं, हालांकि इनके एक्शंस पर्सनल होते हैं या फिर एक ग्रुप के एक्शंस होते हैं, बट इसको कहा जाता है कि ये एक्शन जो है विल ऑफ पीपल है, क्योंकि लोगों ने इनको चुन के भेजा है, लोगों ने अपने पावर्स और अथॉरिटीज़ इनके हाथ में दी हुई है, जिससे कि लोगों के हिस्से के ये एक्शंस खुद ले सकें। तो यहाँ पे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन एक्शन होती है, जिसको हम डे टू डे बेसिस पे लिव करते हैं, देखते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या हुआ? जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वर्क कर रही है हमारे सिस्टम में या हमारी कंट्री में, तो हमें हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉ बनाई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कॉमन लॉज हम एग्री करते हैं फॉलो करना, तो ये जो कॉमन लॉज बनाई गई हैं, इनको हम जो है हम इनको अबाइड करें या इस लॉ और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलें। अब पैंडेमिक के केस ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो कमियाँ हैं उनको जाहिर किया है, और उनको शो किया है कि किस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे एक पैंडेमिक के दौरान वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऐसा है जो कि भारत है, और एक आपका इंडिया है, एक ऐसा इंडिया जहाँ पे लोगों के पास सब चीज़ें एक्सेसिबल थी, और लोग जो है मतलब उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी, क्योंकि हमने अपना गवर्नमेंट की रूल्स और रेगुलेशंस को हम मानते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए, जो भी पैंडेमिक की रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानी थी, इशू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको माना, घर के अंदर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया। एक दूसरा भारत ऐसा था जिसने जो है गवर्नमेंट की बात को नहीं माना, और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाए, और धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चल पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे क्लियर है कि इन लोगों ने, मतलब जो भारत है, वहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को तोड़ा गया है। अब क्यों उन्होंने तोड़ा? देखिए, उनका तोड़ना उनको इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। वो चाह करके भी गवर्नमेंट की बात नहीं मान पा रहे थे, इसलिए उनको तोड़ना पड़ा। हमेशा कहा जाता है कि हम इस पैंडेमिक में सब लोग एक साथ हैं, बट हार्डली ऐसा है। एक्चुअल जो बर्न्ट है, मतलब एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना पैंडेमिक की, वो उन लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ रही है जो लोग एक्चुअल इस पैंडेमिक को मतलब ग्राउंड सिचुएशन पर महसूस कर रहे हैं, जो कि पुअर हैं, जो कि डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उनके ऊपर जो इस पैंडेमिक का असर है वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये जो पैंडेमिक की वजह से क्राइसिस क्रिएट हुआ है, इसने ये दिखाया कि गवर्नमेंट को जब क्राइसिस डील करना है, तो वो जो है केवल उन लोगों की बात सुनती है जिनके पास कुछ कहने के लिए, जिनकी वॉइसेस हैं। और जो सोसाइटीज़ जहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, जो भी सोसाइटी अनइक्वल है, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि गवर्नमेंट को जो एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन होती है पुअर सेक्शन की, वो पता नहीं चल पाती है। और इसीलिए जो एक गिनी कोफिशिएंट जहाँ पर भी ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर लोअर गिनी कोफिशिएंट है, मतलब जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ कम है, गिनी कोफिशिएंट से हम इनइक्वालिटीज़ मेजर करते हैं। तो जिस भी जहाँ अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 की या उसके 0.4 से कम होती है, इसका मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटी कम है और वहाँ पर सोसाइटी जो है एक जैसी सोसाइटी है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.4 से ज़्यादा होती है और 1 तक लाई करती है, इसका मतलब वो सोसाइटी काफ़ी अनइक्वल सोसाइटी है। और जहाँ पर भी अनइक्वल सोसाइटी होती है,
वहाँ पर उस सोसाइटी के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं बढ़ जाती हैं। उस सोसाइटी के अंदर जो क्राइसिस डील करने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाती है। देखिए, क्राइसिस के मोमेंट में लोग जो है स्टेट की तरफ देखते हैं गाइडेंस और गवर्नमेंट गाइडेंस के लिए, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। इसकी वजह से कुछ जो सेक्शन है सोसाइटी के वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस को डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से। बट जब आपका सोर्स ऑफ पावर काफ़ी अनइक्वल हो सोसाइटी जो है सेंट्रलाइज्ड हो, तो रिस्पॉन्स जो है क्राइसिस का वो भी अनइक्वल रिलीफ के रूप में आएगा और अलग अलग स्ट्रेटा को कुछ लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगी और कुछ लोगों को कम रिलीफ मिलेगी। जैसे कि अभी हमने अपनी सोसाइटी में देखा, जो मिडिल क्लासेस और हाई क्लास ऑफ सोसाइटी है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए लॉकडाउन इन्फोर्स कर दिया। इनको जो है काफ़ी राहत मिल गई, घरों के अंदर थे तो जो एक खतरा था पैंडेमिक फैलने का वो काफ़ी कम हो गया था। बट वो जो पुअर लोग थे जिनके पास जो है रहने खाने के लिए नहीं है, रेंट जो है वो डेली बेसिस पे कमा के पे करते हैं, जब उनके लिए लॉकडाउन लगाया गया तो इन लोगों को जो है डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी होती है उतना ज़्यादा अगर सेंट्रलाइज रिस्पॉन्स होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब अनइक्वल सोसाइटी हो तो रिस्पॉन्स जो है डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, जिससे कि जो लोकल कंडीशंस हैं उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जो है डिज़ाइन किया जा सके और सबको रिलीफ मिल सके। तो इक्वल रिलीफ देने के लिए अनइक्वल सोसाइटी में डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर सेंट्रलाइज सोवरेन की बात की जाती है, जिसके पास ओवर रीचिंग पावर हो, वो क्लियरली इस ओकेजन पे फेल कर गया है और हर बार वो फेल करेगा जब भी इस तरह के चैलेंजेस आगे हमारे सामने आएंगे। सेंट्रलाइज सोवरेन अच्छी तरह से वर्क करता है जब एक एक्सटर्नल एग्रेसर हो या फिर कोई एक एनिमी से लड़ाई करनी हो, तो वो सेंट्रलाइज रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर सकता है। वो सारे रिसोर्सेज को एक जगह गैदर करके फिर इस चैलेंज से डील कर सकता है। बट जब चैलेंज पूरी कंट्री में फेस हो रहा हो और कंट्री में पूरा जो है अनइक्वल सोसाइटी हो, अलग अलग स्ट्रेटा के लोग हों, तो ऐसे में अगर एक सेंट्रलाइज रिस्पॉन्स हम बनाएंगे तो हमेशा वो फेल करेगा, क्योंकि लोकल कंडीशंस को और लोकल सिचुएशंस को ध्यान में रख के रिस्पॉन्स नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए अगर एक अनइक्वल सोसाइटी जैसे कि इंडिया है, जहाँ पर गिनी कोफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा है और हमारी सोसाइटी काफ़ी अनइक्वल है, तो ऐसी सोसाइटी को रिस्पॉन्सेज हमेशा जो है डिसेंट्रलाइज बनाने चाहिए। और केवल डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्स नहीं बनाने हैं, बल्कि हमें ऐसे रिस्पॉन्स बनाने हैं जो सेंसिटिव हों और जो लोगों की नीड्स को जो है रिस्पॉन्ड करें, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हो उसको मीट आउट करें और जो वॉइसलेस हैं उनकी वॉइस को उनको वॉइस प्रदान करने की कोशिश करें। तो ये हमारे आर्टिकल से हमें जो है ये पॉइंट्स हमें लेकर के इस तरह से अपना आंसर फ्रेम करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका दिया हुआ है पैंडेमिक इज अबाउट आई शट। तो यहाँ पे जो एक पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं सारमागो का एक जो है नोवेल है ब्लाइंडनेस के नाम से। इस नोवेल में क्या दिखाया गया है कि एक डिजीज़ होती है, कंटेजियस डिजीज़ है, जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं। अब वो डिजीज़ जो है एक सिटी में फैलने लगती है। सबसे पहले एक व्यक्ति को जो है डिजीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहला जो व्यक्ति डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक ट्रैफिक सिचुएशन में था, अचानक से वो अंधा हो जाता है। तो वो सबसे जो है गुहार लगाता है हेल्प की, और जब वो गुहार हेल्प की लगाता है तो क्या होता है कि एक व्यक्ति उसको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसको घर तक छोड़ के आता है, बट उसकी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। अब तो यहाँ पे जैसे ही वो गाड़ी लेके भागता है, उससे जो है सेकंड पर्सन से बहुत सारे लोगों को इस तरह से डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, वो भी अंधा हो जाता है, आगे डिजीज़ फैलने लगती है। अब इस नोवेल की अगर हम बात करें तो इस नोवेल में मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग जो है डिजीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स के आसपास जो है नोवेल घूम रही है। इसमें 7 कैरेक्टर्स के नाम नहीं है, बस उनकी डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर की वाइफ, गर्ल विद डार्क ग्लासेस, इस तरह से 7 लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं है, बस उनके जो है डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। और यहाँ पे इस नोवेल में दिखाया गया है कि जब लोग सबसे पहले जब डिजीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिस्पॉन्सेज हैं सबको इक्वल रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों के पास डिलीवरी ऑफ फूड नहीं पहुंच रही है, कुछ लोगों के पास पहुंच रही है। इनको इनहॉस्पिटेबल और अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन में असाइलम के अंदर डाला जाता है। और जो पावर स्ट्रक्चर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ एपैथी दिखाई गई है, कोई मतलब ही नहीं है पावर स्ट्रक्चर को, जो भी विक्टिम्स हैं उनसे। फिर पैनिक, इससे क्या होता है कि जो भी लोग ब्लाइंड होते जा रहे हैं उनमें काफ़ी पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब ये जो 7 कैरेक्टर्स थे ये मेंटल असाइलम में रह रहे थे और ये जो है असाइलम से एस्केप कर जाते हैं एक दिन रात को। और जब ये एस्केप करते हैं और जब सिटी पहुंचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि सिटी में तो सारे लोग ही अंधे हैं।
वहाँ पे कोई सपोर्ट इनको सिटी में भी नहीं मिलता, तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता और धीरे धीरे पूरी जो कंट्री है, पूरी सिटी और कंट्री धीरे धीरे ब्लाइंडनेस और डिस्पेयर में डूबने लगती है। अचानक से एक मैजिक होता है और सारे लोग सही हो जाते हैं। तो ये नोवेल थी ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब इस नोवेल से आप जो है कुछ पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इंडियन स्टेट में, जहाँ पे हमारा स्टेट अंधा हो रहा है और जो हमारे सफ़रर्स हैं वो नेमलेस हैं। सफ़रर हमारे भी नेमलेस हैं, जैसे वो 7 लोग नेमलेस थे, ऐसे ही जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो नेमलेस हैं। स्टेट अंधा हो गया है। एपैथी जो है वो देखी जा रही है स्टेट की लोगों की मिसरीज़ की तरफ। देखिए 3 तरह की ब्लाइंडनेस हमें दिखाई देगी अपने स्टेट में। पहली ब्लाइंडनेस ये है कि हमारा जो ऑफिशियल्स हैं उनको यही नहीं पता कि कितने हमारे माइग्रेंट्स हैं। माइग्रेंट का एक ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं है। 26 लाख के आसपास जो माइग्रेंट हैं वो जो है चीफ लेबर कमिश्नर ने स्टेट किया, जबकि इकोनॉमिक सर्वे ये फिगर 8 करोड़ के आसपास स्टेट करता है और एक्चुअल फिगर यहाँ से कहीं ज़्यादा होगी। तो अंडर एस्टिमेशन हो रखा है माइग्रेंट्स का, और ये जो है स्टेट की ब्लाइंडनेस है, जहाँ पर स्टेट को यही नहीं पता कि कितने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है माइग्रेंट्स की, जिससे कि उनकी फ्लाइट को सही किया जा सके। इस ब्लाइंडनेस की वजह से अकाउंटेबिलिटी की कमी हो जाती है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जो है एक्सप्लॉइट करते हैं इन माइग्रेंट्स को, और ये स्टेट की ब्लाइंडनेस है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह के द्वारा जो है हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। दूसरी जो ब्लाइंडनेस गवर्नमेंट फेस कर रही है वो है ब्लाइंडनेस अबाउट हंगर एंड डेथ। हंगर के बारे में ब्लाइंडनेस है, डेथ के बारे में ब्लाइंडनेस है। हंगर के बारे में देखिए, एक जो काफ़ी जो है कोटेड आपके इकोनॉमिक्स हैं, जीन डर्स, इन्होंने काफ़ी बार जो है मनरेगा को लेकर के काफ़ी सारे एस्टिमेट्स किए हैं। उसके अलावा इन्होंने जो एस्टिमेट किया है मेघना मुनगीकार के साथ और रितिका खेरा के साथ मिलकर के, तो इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ जो लोग जो हैं एलिजिबल हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और इन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इनके पास राशन कार्ड की कमी है। अब ये जो लोग हैं इनके पास देखिए ये काफ़ी एलिजिबल हैं, इसका मतलब ये लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और टोटल जो संख्या है 10 करोड़ की संख्या है। तो एक बड़ा चंक हमारा जो पुअर लोगों का है उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, और उनके पास राशन कार्ड की कमी होने की वजह से वो लोग जो है भूखे जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने नवंबर तक जो है मतलब जो फ्री राशन है वो वितरित करने की का प्रावधान रखा है। बट अगेन यहाँ पे राशन कार्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। अब ये लोग जो है एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, तो 10 करोड़ के आसपास जो है एक्सक्लूजन एरर्स आ रही हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को जो है सिंपैथी दिखाते हुए यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये गवर्नमेंट की हंगर की तरफ ब्लाइंडनेस को शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल है डेथ को लेकर के। तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग हंगर की वजह से डाई कर गए हैं, स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है। फिगर इसका जो है 2 बार सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस डाली गई थी इसको लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया माइग्रेंट क्राइसिस का, और ऑलमोस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर सॉलिसिटर जनरल को कॉल किया था और गवर्नमेंट से पूछा था माइग्रेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोई भी एफिडेविट सबमिट किया था कि कोई भी डेथ श्रमिक ट्रेन में लैक ऑफ वाटर या फूड की वजह से नहीं हुई है, और बाकी जो इलनेसेस हैं उनकी वजह से डेथ्स हुई हैं। बट जो स्वान के एक्टिविस्ट हैं, जो एक एनजीओ, ये आपका अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट का एक एनजीओ चलता है स्वान के नाम से, तो इनके जो वॉलंटियर्स हैं इन्होंने ये फाइंड किया था कि ऑलमोस्ट जो डेथ हुई उनमें श्रमिक ट्रेन में जो डेथ हुई हैं उनमें से 80 डेथ्स जो है 9 मई से लेकर के 27 मई के बीच में हुई थी, और ये सारी डेथ स्टारवेशन और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से हुई थी। और सच्चाई में ऑलमोस्ट 850 नॉन कोविड डेथ हुई हैं, जो कि अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से हुई हैं। ये एक्चुअल डेटा जो कि ग्राउंड वर्कर्स ने कलेक्ट किया है। अब देखिए म्यूजियम ऑफ मिजरी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें से कुछ समझने वाला नहीं है, एडवाइस देख सकते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक ब्लाइंडनेस जो है इसका कोई मैजिकल क्योर नहीं होता। यहाँ पे जो प्रिसाइज एनालिटिकल रीज़न है कि इतना सारा जो है चेंजेस क्यों आए हैं, फिर माइग्रेंट्स की जो कमी आ रही है, अंडर रिपोर्टिंग है, ये सारी चीज़ें को सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक बेसिस पे हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पीस मील एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ओवरऑल एक
प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड और अच्छा रिस्पांस बनाना होगा। एटलीस्ट जो रिस्पांस हो वो बेशक डिसेंट्रलाइज्ड उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, बट रिस्पांस जो है सारे 360 डिग्री जो है रिस्पांस होना चाहिए सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जब रिस्पांस जो है हमें बनाना है। और ये ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल जो है होना चाहिए रिस्पांस सिस्टम गवर्नमेंट का, जिससे कि जो लोग एक्चुअल नीड में हैं उन तक हेल्प पहुंच सके। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है अ केस फॉर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए मनरेगा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसी स्कीम उभर के सामने आई है जो रूरल एरियाज़ में इंश्योरेंस की तरह काम करती है, डिस्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती है। बट अभी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये शो करती हैं कि मनरेगा को कहीं ना कहीं 100 दिन से आगे एक्सटेंड करना चाहिए। ऑलमोस्ट 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड्स प्लस को जो है अपना 100 में से 80 डे ऑफ मनरेगा वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, और 1.4 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं वो ऑलरेडी 100 डेज़ का जो मनरेगा का वर्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे में अभी ऑलमोस्ट 6 महीने बाकी हैं इस ईयर के ख़त्म होने में, और जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, वो सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है। पैंडेमिक की सिचुएशन भी सॉल्व नहीं हुई है। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट जो है पैंडेमिक केसेस हैं, हमारे कोविड रिलेटेड केसेस हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है कि रूरल एरियाज़ में डिस्ट्रेस को कम करने के लिए 100 डेज से ज़्यादा जो है मनरेगा का बेनिफिट बढ़ाना चाहिए। देखिए इकोनॉमी जो कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन से रील कर रही है, कोविड पैंडेमिक से रील कर रही है, माइग्रेंट लेबर्स जिनकी जॉब्स जो है लूज़ कर चुकी हैं अर्बन एरियाज़ में, और वो जो है रूरल होम्स को रिटर्न कर रहे हैं डेस्टिट्यूशन को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसी स्कीम जो है एक बहुत बड़ी रिलीफ के रूप में उभर के सामने आई है पुअर फैमिलीज़ के लिए। गवर्नमेंट का डिसीजन कि इस स्कीम को जो है मॉनसून सीजन में भी एक्सटेंड करना चाहिए, इसने काफ़ी हाउस होल्ड्स को बेनिफिट किया है। बट डेटा ये शो करता है कि ऑलमोस्ट जो 2/3 स्टेट्स हैं वहाँ पे डिमांड फॉर मनरेगा वर्क डबल और इवन ट्रिपल हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जो केवल वो स्टेट जहाँ पे खारिफ का जो क्रॉप है वहाँ जिसको सो किया गया है, उन स्टेट्स में थोड़ी सी डिमांड लोअर थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के एरिया से एग्रीकल्चर डिमांड मतलब जो वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो इस वजह से एक जो केस है वो एक्सटेंशन फॉर लिमिट ऑफ वर्क डेज के लिए बनता है, मतलब कि जो 100 दिन की लिमिट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे कि मनरेगा को यूज़ करके लोग जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम कर सकें। एक इसको जो है डिस्ट्रेस की जो सिचुएशन है सब जगह, उसको एटलीस्ट रूरल एरियाज़ में उसका रिलीफ मिल सके। उसके अलावा मनरेगा के सक्सेस से और फेलियर से हमें जो है एक लेसन ये भी मिलता है कि अर्बन एरियाज़ में भी इस तरह की जो है स्कीम बनानी चाहिए, जिससे कि डिस्ट्रेस को एलिवेट किया जा सके, कंजम्पशन को बूस्ट किया जा सके और इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पर हम चल सकें। सो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखना है यूएस इंडिया डिजिटल स्टेट क्राफ्ट कैन काउंटर इंडिया चाइनाज स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस। ये आनंद रमन जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ बोला गया है कि क्या जो 2 बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड की, एक तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी प्लस एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो कि इंडिया है, क्या ये काउंटर कर सकती हैं चाइना की टेरिटोरियल एग्रेशन को और स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस को साइबर स्पेस के एरिया में। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अब होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए, वाशिंगटन में भी और इंडिया के अंदर भी, क्योंकि अभी इंडिया ने एक स्टेप लिया है जहाँ पे 59 चाइनीज़ ऐप को जो है बैन किया गया है, जिससे कि और ये जो है एस्केलेटिंग इकोनॉमिक कैंपेन के का जो कंडीशन हो रही है उसके बैकग्राउंड में ये बैन किए गए हैं। तो ये जो ऐप बैन था जो कि चाइना के इनकर्जन्स के रिस्पॉन्स में आया था, इसने कहीं ना कहीं इसको जो है डिजिटल एयर स्ट्राइक के रूप में बोला गया। टीवी एंकर्स ने बहुत ज़्यादा इसको जो है हाईलाइट किया और अपलॉड भी किया इंडिया के स्टेप को। बट ये जो बैन है ये लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर जो है चाइनीज़ कंपनीज़ का वो रिड्यूस नहीं करेगा, जो रेवेन्यू लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक जो का ओनर जो कि ByteDance है, उसको $5.8 मिलियन का जो है एनुअल रेवेन्यू लॉस होगा, ग्लोबल रेवेन्यूज जबकि इसके $17 बिलियन के हुए थे 2019 में। उसके अलावा ये जो बैन है ये चाइना की डोमिनेंस को नहीं कम करता है इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर स्मार्टफोन का आप सेक्टर देखें तो वहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स जैसे कि Xiaomi, ओप्पो, वीवो, OnePlus और Realme, ये सब कलेक्टिवली जो है 80% मार्केट शेयर इंडिया का होल्ड करते हैं। सही जो एक कड़वा सच ये है कि इंडिया का जो विगर है कि जहाँ
जहाँ पे हम डिजिटली ड्रैगन को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। और किसी भी क्वेस्ट की तरह इसको भी हमें परस्यू करने के लिए अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स का साथ लेना होगा। तो ऐसे में हमें जो है डिजिटल एयरलिफ्ट को लॉन्च करना होगा यूएस की मदद से। अब अपॉर्चुनिटी जो है यूएसए के लिए भी लाई करती है। क्या वॉशिंगटन इस अपॉर्चुनिटी को लेगा और क्या वो इंडिया का सपोर्ट करके इस क्राइसिस के वक्त अपनी जो हमारी डिजिटल काउंटर ऑफेंसिव है उसको बीजिंग के अगेंस्ट बढ़ाने में मदद देगा या नहीं? जैसे कि 1962 में हुआ था, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एड और सप्लाई इंडिया के लिए डिस्पैच की थी 1962 के वॉर के टाइम, और जिस वजह से चाइना ने जो है अल्टीमेटली सीज फायर बोल दिया था। 1962 में यूनिलेटरली सीज फायर डिक्लेयर किया गया था चाइना के द्वारा, बिकॉज यूएसए के जो है एयरलिफ्ट करके यूएसए की जो है एड हमें मिलने लगी थी। हमारे सामने 3 गोल्स हैं। पहला गोल ये है कि हम इमीडिएट जो है इकोनॉमिक कॉस्ट बीजिंग के लिए बढ़ा दें। यूएस डिजिटल एयरलिफ्ट का जो एम है वो ये होना चाहिए कि जो इंडिया का काउंटर पंचेस हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और इमीडिएट कॉस्ट जो है चाइना की टेरिटोरियल एग्रेशन की वो बढ़ जाए। यहाँ पे इंडिया का जो ऐप बैन है ये एक पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए रूप में एक्ट कर सकता है। वॉशिंगटन और क्रैकडाउन कर सकता है चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर और अपने पार्टनर्स और एलाइज को जो है वो कर सकता है, अपने साथ ले सकता है। और इसी तरह के सेम चाइनीज़ ऐप, ये जो 59 ऐप्स हमने बैन किए हैं, ये सेम 59 ऐप्स अगर बाकी कंट्रीज़ में भी बैन हो जाएं तो इससे क्या होगा, एक बड़ा जो है हेफ्ट मिलेगी इंडिया को। और इससे जो है इंडिया का जो एक स्टेप होगा, इससे चाइना के पास एक सीधा मैसेज जाएगा कि अगर चाइना टेरिटोरियल एग्रेशन करता है तो उसको न केवल इंडिया का जो है मार्केट लूज़ करना पड़ेगा डिजिटल स्पेस में, बल्कि बाकी मार्केट्स भी डिजिटल स्पेस में लूज़ करने पड़ेंगे और उसकी जो डिजिटल वैल्यू चेन है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। ट्रंप ने ऑलरेडी जो है हुआवे और ZTE के ऊपर जो है अपना ऑफेंसिव जारी कर रखा है। यहाँ से ट्रंप बिल्ड अप कर सकते हैं और इंडिया भी हुआवे और ZTE को जो है बैन कर सकती है मिरर बेसिस पे, जिससे कि जो हमारे रिस्पॉन्सेस हों वो सिमिलर रिस्पॉन्सेस हों सभी कंट्रीज़ के अंदर। दूसरा जो गोल है वो होना चाहिए कि हमारा जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़नी चाहिए। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी सी ट्रेड वॉर शुरू हुआ था चाइना का ऑस्ट्रेलिया के साथ, तुरंत चाइना ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है साइबर अटैक किया था मासिव स्केल का। और इसी तरह से चाइना भी इंडिया के ऊपर भी रिटेलिएशन कर सकता है, काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट कर सकता है साइबर स्पेस में और अपने ऐप बैन का रिवेंज लेने के लिए। तो यहाँ पर बीजिंग जो है काफ़ी विलिंग है साइबर कैपेबिलिटीज़ को एम्प्लॉय करने के लिए और कोअर्सिव पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को एडवांस करने के कारण। तो ऐसे में हमारा जो सेकेंड गोल होना चाहिए वो ये है कि इंडिया की जो साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें मजबूत करनी है। वॉशिंगटन को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो उनके जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं सीनियर और वर्किंग लेवल पोजीशन पर, वो इंडिया के रेगुलर कांटेक्ट में रहे इंडियन काउंटर पार्ट्स के, जिससे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सके और चाइनीज़ साइबर अटैक के खिलाफ हम सभी लोग जो है डिफेंड कर सकें। रेगुलर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है पोटेंशियली अलाउ करेगा यूएसए को एक कोऑर्डिनेटेड साइबर कंप्यूटर पंचेस को लॉन्च करने में, जो कि जब अगर इंडिया जो है साइबर अटैक को फेस करता है बीजिंग की तरफ से। तीसरा जो गोल होना चाहिए वो है कि हमारा जो आईसीटी मैन्युफैक्चरिंग है ये इंडिया के अंदर बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी हम जो है हार्डवेयर के लिए काफ़ी कुछ हद तक चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो डीकपलिंग होगी वो तभी हो सकती है जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है रोबस्ट हो। चाइना की जो रोबस्टनेस है मैन्युफैक्चरिंग की आईसीटी में, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ वाशिंगटन का था। यूएसए की इंडस्ट्री जो है ट्रिमेंडस एसेट के रूप में सर्व कर सकती है न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के लिए, दोनों के लिए, अगर वो मीडियम टर्म में जो है इकोनॉमिक कॉस्ट चाइना के ऊपर इम्पोज करे और जो है डायनामिज्म इंडिया की इकोनॉमी के अंदर लेकर के आए। क्लियर अपॉर्चुनिटी लाई करती है आईसीटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पर इंडिया जो है एक्टिवली इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है इस वक्त, और बहुत सारी इंडिया ने स्कीम्स बना रखी हैं जिससे कि आईसीटी का जो हमारा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। तो अब जी देखिए नवंबर में उनके जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, चाहे ट्रंप आए या बिडेन आए, दोनों को एक जो है कोहेरेंट पॉलिसीज़ बनानी होंगी इंडिया और चाइना के संबंध में, और जहां पर क्लियरली जो है यूएसए को एक इंडिया के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। तो हम जो है दोनों हमारा जो कॉमन एनिमी है वो चाइना है। ऐसे में चाहे ट्रंप हो चाहे बिडेन हो, अगर वो सिमिलर पॉलिसीज़ बनाते हैं चाइना के अगर चाइना के
हम बोले नज़रिए में, और उसमें अगर इंडिया को साथ लेते हैं, इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्टनर हो सकता है स्पेसिफिकली डिजिटल फ्रेमवर्क में, तो क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी भी है, इंडिया के पास जो है टैलेंट भी है, इंडिया के पास जो है डिज़ायर भी है चाइना को मात देने की। तो अगर ये यूएसए का इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाए और यूएसए का टेक्निकल नो हाउ मिल जाए, तो साथ में दोनों मिलकर के एक फॉर्मेडेबल फोर्स हो सकते हैं चाइना के अगेंस्ट, और चाइना को जो है, चाइना का जो डिजिटल एस्पिरेशंस हैं उसको कम करने में कहीं ना कहीं हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी जो है स्क्वांडर नहीं करनी चाहिए यूएसए को भी और इंडिया को भी, जिससे कि बीजिंग के ऊपर जो है प्रेशर एम्पलीफाई किया जा सके। डिजिटल एयरलिफ्ट से क्या होगा कि एक तीर से जो है हम एक तीर से बहुत सारे निशाने लगेंगे चाइना के ऊपर, और चाइना का जो एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है, चाइना की जो डिजिटल एम्बिशंस हैं, चाइना की जो फ्यूचर एम्बिशंस हैं, उसको एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।